हमारे साथ टाटा स्टील के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर टीवी नरेंद्र अब जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, हमारे साथ डीटी न्यूज़ स्वदेश पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं जो क्वार्टर गया था तिमाही नतीजों की। हमने देखा कि इंटरनेशनली एनर्जी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी और स्टील कंपनीज को थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर था। क्या इस समय वह प्रेशर एनर्जी कॉस्ट का ख़त्म हो चुका है और प्राइसिंग रेजिस्टेंस जो आया था क्या वह भी ख़त्म हो चुका है? थैंक यू निकुंज। एक्चुअली पिछले क्वार्टर में हम लोग देखा कि दो तीन चीज हुआ। एक है कि कोकिंग कोल का प्राइस जो 400 से ज्यादा था वो 300 330 या 325 लेवल में आए थे। एंड देन द आयरन ओर प्राइस जो 150 या 200 के ऊपर था, दैट केम डाउन टू लेस देन $100। तो उस बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज प्रेशर ऑन स्टील प्राइसेस बिकॉज द इनपुट कॉस्ट फॉर स्टील फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू केम डाउन। पर आप देखिए तो यूरोप में और बाकी जगह में एनर्जी कॉस्ट वेंट अप बिकॉज गैस प्राइसेस वेंट अप, एनर्जी कॉस्ट वेंट अप। तो दैट प्रेशर वाज देयर एंड कार्बन कॉस्ट वेंट अप इन यूरोप। तो इन डिफरेंट ज्योग्राफीज डिफरेंट प्रेशर्स वर देयर। और चाइना में थोड़ा स्लो डाउन हुआ था तो उसी का असर भी पड़ा रीजनल मार्केट्स में। एंड इंडिया का डिमांड जो था फेस्टिवल के बाद पिकअप नहीं किया जितना हम लोग का उम्मीद था। तो देयर वाज प्रेशर। सो स्टील प्राइसेस पर्टिकुलरली नवंबर दिसंबर में आप देखिए तो साउथ ईस्ट एशिया में एंड इंडिया में बहुत गिरा था। बट आई एम सीइंग फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ जनवरी द सेंटिमेंट हैज चेंज्ड, इट इज इंप्रूविंग। एंड उम्मीद है कि आफ्टर चाइनीज न्यू ईयर थिंग्स विल इंप्रूव सिग्निफिकेंटली एंड ऑल्सो इन इंडिया आफ्टर द बजट थिंग्स विल कीप इंप्रूविंग। सर, एक मूविंग पार्ट रहा है पिछले 15-20 साल से, वह है चाइना। हालांकि यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाला है, इंडिया इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाला है, चाइना ने इंटरेस्ट रेट्स काटे हैं। क्या चाइनीज़ डिमांड इस साल के लिए स्विंग फैक्टर हो सकते हैं? तो आप देखिए तो चाइना में जो वो लोग कर रहे हैं लोकल इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, वो एक बात है। एंड उसी का असर पिछले 2 साल से हम लोग देखा है क्योंकि बीच में इंडिया से भी हम लोग चाइना स्टील एक्सपोर्ट करते थे। पर बिग चेंज चाइना में यह है कि चाइना अभी एक्सपोर्ट्स ऑफ स्टील एनकरेज नहीं कर रहा है क्योंकि चाइना चाहता है कि उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए। सो दे डोंट वांट टू इंपोर्ट रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट स्टील एंड लीव अ कार्बन फुटप्रिंट बिहाइंड। तो चाइना आई थिंक उनका अपना इकोनॉमी दे विल मैनेज एंड दे आर नो लॉन्गर अ थ्रेट इन द इंटरनेशनल ट्रेड as they were, at least for commodities and products like steel. तो रंजन जी, अगर हम एक स्टील के साल की बात करें, पिछला 18 महीना कोविड के बाद वाला पीरियड स्टील कंपनीज के लिए बहुत अच्छा गया है। क्या आपको लगता है डिमांड और मार्जिन्स नॉर्म इस बार जो अच्छे थे वह रह पाएंगे? या आपको लगता है कि समवेयर डिमांड विल बी हाई मगर प्राइसिंग प्रेशर आता रहेगा? लॉन्गर टर्म में आप देखिए तो आई थिंक स्टील इंडस्ट्री विल बी इन अ गुड पोजीशन क्योंकि पिछले 6 महीने से आप देखिए तो स्टील कंजम्पशन ग्रोथ हैज बीन नेगेटिव इन चाइना एंड पॉजिटिव आउटसाइड चाइना क्योंकि चाइना के अलावा बाकी सब देश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान है। यूएस में देखिए तो देयर इज अ बिग पैकेज, इंडिया में भी बजट में देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है। तो द स्टील रिक्वायरमेंट आउटसाइड चाइना इज गोइंग टू कंटिन्यू टू ग्रो पर्टिकुलरली इन इंडिया एंड कंट्रीज व्हिच आर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा बात है कि चाइना जापान कोरिया जो बड़े एक्सपोर्टर थे स्टील का, सब लोग अपना एक्सपोर्ट्स कम कर रहा है बिकॉज ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट इश्यू। तो आई बिलीव देयर विल बी बेटर बैलेंस इन द स्टील मार्केट्स ग्लोबली। The cost of steel making is going up because input costs are going up, and in Europe the transition cost for a green steel is going up. So as a consequence, the cost base for steel industry will go up, demand will be strong. So I expect the steel industry to have a good decade ahead. और इंडिया में पर्टिकुलरली आप देखिए तो सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट स्टील इंडस्ट्री से होगा। तो एक आखिरी सवाल, अगर हम अभी देखें स्टील साइकिल, स्टील एक साइकिल फॉलो करता है। मंदी आती है, फिर तेज़ी आती है, फिर कैपेसिटी पिकअप होते हैं, फिर डिमांड में अक्सर असर देखने को मिलता है। क्योंकि इस समय एक नया एक एंगल आ चुका है जिसको हम बोलते हैं ग्रीनफ्लेशन, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, कैपेसिटी एडिशन स्लो हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है जो स्टील साइकिल है जो कि 2020 में चालू हुई थी, 2020 अप्रैल मई से स्टील साइकिल ने जो रफ्तार पकड़ी है, क्या आपको लगता है कि इस साल की स्टील साइकिल लंबी और डिफरेंट रहेगी? जरूर डिफरेंट रहेगी। आप देखिए तो 2000 और 2010 के बीच में जब स्टील का डिमांड बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ चाइना। और उस समय चाइना वाज एडिंग 40 to 50 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन एवरी ईयर। तो वही था स्केल ऑफ कैपेसिटी एडिशन। और जब चाइना स्लो डाउन अ बिट, ऑल दैट एक्सेस कैपेसिटी स्टार्टेड गेटिंग एक्सपोर्टेड। अभी आप देखिए तो डिमांड इज कम बैक
बट कैपेसिटी एडिशन सिर्फ इंडिया में हो रहा है। और इंडिया में बिकॉज ऑफ आवर ओन यूनिक सर्कमस्टेंसेस the speed at which China added capacity, India will not be able to add. क्योंकि greenfield sites शुरू करना है तो it takes time. That's why as Tata Steel we are focused on our brownfield sites and we have acquired Neelachal also. क्योंकि with these sites Tata Steel can grow very fast, and in India unless you have a brownfield site it is very difficult to grow fast. So I don't think in India we will add to supply as fast as China did. China is no longer adding to supply. China तो supply is cutting. They are cutting steel production. And बाकी आप देखिए तो very few countries are adding steel production. Only India is adding steel production, maybe to some extent Southeast Asia. So I think the steel supply जो demand है will be more balanced during this decade. जो cyclical तो होगा, prices will go up and down, but it will be far more healthier for the industry in this decade than it was in the last decade. तनुज जी, आप हमारे साथ DT न्यूज़ स्वदेश पे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें अपने नतीजों के बारे में बताया, इसके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निकुंज। मिस्टर खारा, एक और काफ़ी हेल्दी क्वार्टरली रिजल्ट SBI ने दिया, तो मोमेंटम क्लियरली काफ़ी कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप थोड़ा बता सकें हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे इस बार काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ के, और ऑन ग्राउंड आपको चीज़ें कैसी नज़र आ रही हैं बिजनेस अक्रॉस सेगमेंट्स? हमारा क्रेडिट ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा हुआ है, जो कि हमने देखा है कि रिटेल सेगमेंट तो हमेशा से ही बहुत अच्छे से ग्रो किया है, लेकिन इस क्वार्टर में हमने कॉर्पोरेट सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ देखी है, और वो ट्रेंड जो है जनवरी में भी कंटिन्यू हुआ है, और आने वाले दिनों में मेरे को पूरी आशा है कि ये ट्रेंड और आगे कंटिन्यू करेगा। उसके अलावा हमारी असेट क्वालिटी अच्छा होने के कारण जो है स्लिपेजेस बहुत कम है, और उसी कारण से हमारे को जो लोन लॉस प्रोविजन करने पड़ते थे उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। और इसके अलावा अदर इनकम में जिसमें कि रिकवरी भी है, और जो कि लोन असेट्स में जो पुराने रिटर्न ऑफ असेट्स हैं उनकी रिकवरी भी है, और साथ ही साथ क्रॉस सेल रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, फी इनकम भी अच्छा ग्रो किया है। तो सभी सेक्टर से हमें सपोर्ट मिला है, और इस कारण से प्रॉफिट में जो है ग्रोथ दिखाई दे रही है। जी मिस्टर खारा, अगर आप थोड़ा बता सकें कि हमने देखा कि आपको रिक्वायरमेंट प्रोविजनिंग की कम होती जा रही है, इसका क्या मतलब है कि आगे विजिबिलिटी अच्छी है? ओमाइक्रॉन रिलेटेड कुछ स्ट्रेस आपको नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा बुक पे, और बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्या ऐसा है? ओमाइक्रॉन के चलते जो डिस्ट्रप्शन दिखाई दिया वो तकरीबन 1 हफ्ता से 10 दिन का डिस्ट्रप्शन था, और उससे कोई कैश फ्लो में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया। तो और वैसे भी अगर हम असेट क्वालिटी अपनी देखते हैं, जो कि हम ऑन ऑनगोइंग बेसिस रिव्यू करते रहते हैं, तो उसमें कोई स्ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके चलते मैं ये कह सकता हूँ कि ओमाइक्रॉन का इम्पैक्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा। सर जो इंक्रीमेंट, जी सर, ये जो आप बता रहे हैं कि रिटेल तो हेल्दी था ही, कॉर्पोरेट डिमांड भी वापस आ रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे रिक्वायरमेंट है? वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, SME, या लार्जर अकाउंट्स भी वापस आ रहे हैं, वो भी डिमांड दिखा रहे हैं? कुछ अगर थोड़ा डिटेल बता सकें। हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो पहले जो अंडर यूटिलाइजेशन था वर्किंग कैपिटल का, वो तकरीबन 52% के करीब हुआ करता था। वो घटकर जो है अंडर यूटिलाइजेशन 43% पर आ गया। तो वर्किंग कैपिटल का इम्प्रूवमेंट है वो जो कि लार्ज मेजरली जो है कमर्शियल क्लाइंट ग्रुप के जो हमारे अकाउंट्स हैं उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं उनमें भी जो है हम लोगों ने देखा है कि उनकी भी वर्किंग कैपिटल का अवेलमेंट बेटर हो गया है। सिमिलरली जो टर्म लोन्स हमने सैंक्शन कर रखे थे और उसमें जो अभी अवेल नहीं हुए थे, उसमें भी तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया, और टर्म लोन में भी कुछ इनिशियल अच्छे ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में अपना टर्म लोन का अवेलमेंट भी इम्प्रूव हो जाएगा, और वर्किंग कैपिटल का अवेलमेंट भी इम्प्रूव होगा। सर हमने इंडस्ट्री डेटा देखा कि कई सालों के बाद हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ आ रही है। आपका क्या व्यू है? जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है और रिबाउंड कर रही है, आपको क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्री की किधर नज़र आती है नेक्स्ट 12 to 14 मंथ्स, और SBI की क्या विजिबिलिटी है खुद के लिए? हमें पूरी आशा है, जो हमने ट्रेंड अभी
अभी जो है जनवरी से लेकर अभी तक देख रहे हैं, तो हमें पूरी आशा है कि ये क्रेडिट ग्रोथ जो है सस्टेनेबल होगी और जो कि जो है हमारी जो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ हमने एक्सपेक्ट किया था पहले 8-8.5% के करीब, मेरे को उम्मीद है कि हम वी विल इंच टुवर्ड्स 9%। तो एक आखिरी सवाल है कि सिस्टम में इंटरेस्ट रेट सब ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, एस्टिमेट्स हैं कि धीरे धीरे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट्स आगे ऊपर बढ़ेंगे जैसे कि वेस्ट में हो रहा है, बट शायद यहाँ उतनी तेज़ी से ना बढ़ें। तो कितनी अगर ग्रेजुअल भी रेट राइक्स होते हैं तो आपको लगता है कि आपके रिटेल एंड ऑफ द बिजनेस पे, ऑटो लोन, होम लोन या बिजनेस के डिमांड पे कुछ आ सकता है इम्पैक्ट, या आपको लगता है कि कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा? शायद मेरा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट की दरें बढ़ने से कोई विशेष रूप से कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जिस तरह की डिमांड अवेलेबल होती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग में। जी, एक लास्ट सवाल मैं पूछा भूल गया आपसे कि जो बजट आया, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी कैपेक्स ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई को भी बढ़ावा दिया। आपका क्या व्यू है इंडस्ट्री में कैपेक्स साइकिल की अर्ली स्टेजेस हैं? आपको लग रहा है एक शुरुआत हो रही है जो मल्टी ईयर कैपेक्स साइकिल, आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में शुरू हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमने पिछले साल भी ये देखा कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट वगैरह में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 100% टच किया। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश दिया जाता है तो कोर सेक्टर में हमेशा ही इसमें कैपेसिटी एडिशन भी होता है और नई कैपेसिटी क्रिएट होती है, और जो ब्राउन फील्ड में कैपेसिटी होती है उसका रेजोल्यूशन भी होता है। इस बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, मेरे को पूरी आशा है कि उससे कोर सेक्टर में और भी जो है डिमांड आएगी और उसके चलते कैपेसिटी एडिशन भी होगा। तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसमें काफ़ी अच्छी प्रगति देखेंगे। जी, ऑल राइट मिस्टर खारा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वेरी मच सर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। बैंक के एनआई में अच्छी ग्रोथ हुई है और एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा। मिस्टर चड्ढा, बहुत शुक्रिया आपका 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये समझेंगे, नतीजे तो बेहद दमदार रहे हैं। सर, ये बताइए कि डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर, लोन ग्रोथ को लेकर आपका क्या अनुमान है और आगे किस तरह की इंप्रूवमेंट इसमें आप देख रहे हैं? इस तिमाही के जो हमारे नतीजे थे वो अच्छे रहे हैं, और तो उसका कारण यह है कि कुछ ऐसे ट्रेंड्स थे जो पिछले कुछ तिमाहियों से नजर आ रहे थे, अब वो पूर्णतः हमारे सामने आए हैं। एक तरफ तो जो एक कॉर्पोरेट ट्रेड साइकिल है उसमें एक इम्प्रूवमेंट चल रही थी, जिससे हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो नीचे आ रही थी, उससे काफी हमें फायदा हुआ है। दूसरा, बैंक ने अपने लोन्स में भी और अपने डिपॉजिट्स में भी एक बहुत ही अनुशासन बनाए रखा है। लोन्स में हमने ये कोशिश की है कि हम उन्हीं लोन्स को करें जिसमें हमें अपने हिसाब से जो उचित मार्जिन है वो प्राप्त हो। इसी प्रकार डिपॉजिट में हमने ये कोशिश की है कि हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो हमारे लोन ग्रोथ की अनुपात में ही हो, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है आप बाजार से डिपॉजिट लें और उसको फिर आप घाटे पे वापस बाजार में दें। तो हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ बिल्कुल साथ साथ रही है, और इससे हमारा जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो एक 78% पे था एक साल पहले, और आज भी 78% पे है। इसका लाभ यह हुआ है कि हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जो 2.77% था आज से एक वर्ष पूर्व, वो बढ़कर 3.13% हो गया है, जो कि एक काफी समय में बेहतरीन है, सबसे सर्वोत्तम रहा है। उसका एक बहुत ही असर पड़ा है हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम में, जो 14% बढ़ी है। इसी प्रकार हमारी फी इनकम भी लगभग 15% बढ़ी है। इस वातावरण में केवल एक समस्या है कि जो ट्रेजरी इनकम से हमें लाभ होता था पिछले कई तिमाहियों से, वो क्योंकि अब हमारे ब्याज की दर बढ़ रही है तो वो लाभ कम हो रहा है। पर क्योंकि क्रेडिट साइकिल इंप्रूव हो रही है, एनपीए जो होते हैं, स्लिपेजेस होती हैं वो कम हो गई हैं और हमारे मार्जिन में बेहतरी हो गई है, तो मैं काफी आशावान हूं कि आगे आने वाली तिमाहियों में भी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहेगा। सर, हमने देखा है कि एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी काफी अच्छे नंबर आपने रिपोर्ट किए हैं, ग्रॉस एनपीए या फिर नेट एनपीए, उसमें हमें इंप्रूवमेंट दिखा है।
गोइंग फॉरवर्ड आपकी उम्मीदें क्या हैं यहाँ से, और कितना सुधार होता हुआ आप देख रहे हैं? मेरे विचार में इसको मानने का कारण होना चाहिए, क्योंकि अगर यदि आप देखिएगा तो पिछली कई तिमाहियों में हमारे जो ग्रॉस एनपीए हैं और हमारे नेट एनपीएज हैं वो कोविड के रहते हुए भी लगभग हर तिमाही में कम हुए हैं। और यदि हम एक वर्ष को देखें तो एक वर्ष के अंतराल में हमारे ग्रॉस एनपीए लगभग 123 बेसिस पॉइंट कम हुए हैं। और ये ऐसे समय में जब पहली वेव आई, दूसरी वेव आई और अब ओमिक्रॉन वेव आई। अब जब हम आगे चल के हम ये आशा कर सकते हैं कि कोविड हमारे पीछे है और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार हो रहा है, डिमांड पिकअप हो रही है, तो मेरे विचार में क्रेडिट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आगे और भी होनी चाहिए। मिस्टर चड्ढा, अगर हम एमएसएमई और एग्री डिवीजन की बात करें तो आप वहां पर स्थितियां कैसी हैं, आप किस तरह से चीजें इंप्रूव हो रही हैं, और गोइंग फॉरवर्ड वहां के लिए क्या आउटलुक आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अवसर तो बहुत हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अवसरों का कैसे लाभ उठाएं। तो मेरे विचार में आने वाली तिमाहियों में हम देखेंगे एमएसएमई में भी अच्छी बढ़ोतरी होनी चाहिए और एग्री में भी। फिर भी ये कहना आवश्यक है कि यदि हम